आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम यहाँ विजय चौक पर दिल्ली में मौजूद हैं आपके लिए सारी खबरें लेकर के। कुछ खबरें बची हैं, आइए जल्दी से उनकी हम चर्चा करें। इंपॉर्टेंट खबरें सभी। पहले बिहार की खबर बताता हूं आपको, अभी की डेवलपमेंट है। एक बार फिर विधान परिषद के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक हो गई। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा था, बड़े बिगड़ गए थे नीतीश कुमार जी राबड़ी देवी के ऊपर कि आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। उस वक्त के हालात देख लीजिए, जब आप लोग सत्ता में थे तब क्या था और आज क्या हालात हैं। राबड़ी देवी जी नाराज हो गए, तो अब तुम तक पहुंच गई थी बात और तुमको कुछ पता है, ऐसा कुछ बोल दिया था नीतीश जी ने। तो राबड़ी जी ने कहा हमारा अपमान हुआ, बाहर निकल करके भी वो बड़ी नाराजगी उन्होंने अपनी जो है वो जताई थी। और आज फिर नीतीश कुमार जी ने वही बात रिपीट की और कहा कि आप लोग जो 15 साल रहे हो सत्ता में, बिहार का क्या हाल कर दिया था, जरा उसको कभी याद तो कीजिए। हमने ही किया है जो किया है पिछले 20 वर्ष के अंदर। और राबड़ी जी ने इस बार हिसाब बराबर करते हुए जवाब उनको ये दिया कि आपको कोई काम बताना नहीं आता, आप सिर्फ मुझे और मेरे पति को कोसते रहते हैं। सुनिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बेटे अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे हो। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? चौधरी लेते हैं। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है। और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है, और अब ये हो रहा 19 साल से सारा काम हो रहा, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जनता लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं। था कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था, क्या कोई काम किए? कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे, और 3 साल के बाद जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, इसीलिए बीच में भी कर लिए और सब देख लिया गड़बड़। अब कभी इधर उधर नहीं करेंगे, बैठिए आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न थोड़ा कुछ ही मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में के आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए। सब सवाल उठाने पर बोलने नहीं देता है सरकार के लोग, बोलने नहीं देता है जो बैठता है सदन। इस पर तो आवाज हम लोग उठाएंगे ना, बिहार के जनता का सवाल है ना। तो बिहार के जनता का सवाल नहीं उठाए तो किसको उठाए? जो घटना होता है घटना पर चर्चा करेंगे, बोलेंगे। मुख्यमंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं? तो सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। कोई को जिला बनाए हैं, मुख्यमंत्री बताए, कोई को ब्लॉक बनाए, कोई को प्रखंड बनाए, कोई को फैक्ट्री लाए। रेल मंत्री थे, काहे न लाए फैक्ट्री? अब कौन काम किया है ये तो बिहार की जनता चुनाव होने वाला है, उसमें तय कर देगी। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार अब सीधा फ्रंटल हमला बोल रहे हैं लालू परिवार के ऊपर, लालू जी का नाम लेकर के। और फिर बार बार ये राबड़ी जी को ये भी याद दिला देते हैं कि आप ही को वो बना गए थे जब जेल जाना था। ठीक है, मतलब आप सीधा बार है ना। नहीं तो अब वो चुनाव इतना करीब पहुंच गए हैं और वहां उनको पता है कि मुख्य प्रतिद्वंदी लालू यादव फैमिली है, और लालू जी पर तो अब जो हो गया है उसके आगे उसकी जरूरत नहीं है उनको। तो राबड़ी जी को किस तरह से अटैक किया जाए वो बड़ी बात है, और वो लगातार हो रहा है। अभी तक तेजस्वी के साथ होता था, अभी तेजस्वी राबड़ी जी के साथ पर्सनल एक अटैक हो जाता है ना, और राबड़ी जी भी लगातार उसका जवाब दे रही है। जो राबड़ी जी के मुख्यमंत्री बनने की कहानी है वो तो सबको पता है, लेकिन फिर भी एक मुख्यमंत्री को किसी प्रतिनिधि या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को महिला के तौर पर बार बार ये कहना कि वो पति के तौर पर, कारण वो होगा, लेकिन उसके बाद वो मुख्यमंत्री रही है और मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है, 5 साल रही हैं उस पर। लेकिन आजकल पॉलिटिक्स में यह है क्योंकि इलेक्शन आ गया है तो अटैक करते रहे। तेजस्वी के अलावा उनके पास एक मौका है, राबड़ी देवी जी पर इसकी चर्चा की जाए। तेजस्वी जी से तो वो इशारों में बात करते हैं आजकल। हाँ। कल कुछ पूछ रहे थे दाढ़ी क्यों नहीं बनाई, हाउस में पूछ रहे थे इशारा करके। तेजस्वी उनके सामने भाई बच्चों की तरह रहे हैं। हाँ। तो उसके साथ जब बात करते हैं तो वो भाव रहता है। राबड़ी जी के साथ क्या है कि चूंकि विधान परिषद में राबड़ी जी हैं,
तेजस्वी विधानसभा में है, विधानसभा में। तो विधान परिषद में जब बात की होगी तो सामने राबड़ी होंगी, आरजेडी के नेता वो हैं, तो जाहिर है हमला भी उन्हीं पर होगा। और नीतीश कुमार जी इस लड़ाई को सीधे आरजेडी बनाम एनडीए करना चाहते हैं, इसीलिए वो सीधा उनका फ्रंटल अटैक, और ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर बोला उन्होंने इस बात को, तो अटैक करके ये मैसेज देना चाहते हैं। रामचरितमानस जैसे होता है ना, हम लोगों के घर परिवार में साल भर में एक बार तो हो ही जाता है, तो उसमें रामचरितमानस में वो संपुट रखा जाता है। तो ऐसे ही नीतीश जी कुछ भी कहते हैं उसका संपुट है उनका, जैसे प्रवीष नगर की हम कहीं नहीं जाएंगे। सर जल्दी से अगली खबर बढ़ रहा हूं मैं। आपने संभल बहुत चर्चा में रहा है पिछले कई महीनों से। संभल में जो ग्रैंड मॉस्क है, जो मस्जिद है, उसके नीचे हरिहर मंदिर था, तोड़ करके बनाया गया है। वो मंदिर बाबर ने बनाया था, उसको लेकर वहां सर्वे की आदेश अदालत ने दी, तो खूब हिंसा वहां पर हुई थी। कई उसमें 5-7 जो है मुसलमान लड़कों मारे गए थे। वो विवाद चला, उसके बाद पुलिस वहां पर लगातार सख्ती कर रही है। आपने देखा होली पर भी बयान आ गया वहां सीओ का कि 52 जुम्मे होते हैं साल में, एक होली का दिन होता है, घर से बाहर मत निकलिए अगर होली के रंग से आपको इतना परहेज है। तो अब वहां दूसरा विवाद हुआ और इसमें भी पुलिस की भूमिका है। वहां सालार मसूद गाजी, इसके ये 12वीं-13वीं शताब्दी का एक शख्स है और बताया जाता है कि महमूद गजनवी का सेनापति था ये, और भांजा और सेनापति। महमूद गजनवी कौन है? जिसने सोमनाथ मंदिर लूटा न जाने कितनी बार। तो उस व्यक्ति के नाम पर संभल में एक मेला लगा करता है। उस मेले का नाम है नेजा मेला। अब आप पूछेंगे नेजा क्या है, तो नेजे को आप झंडा या भाला दोनों कह सकते हैं। तो वहां एक स्थल है, बरसों से वहीं उसी एक जगह पर वो झंडा जो है गाड़ा जाता है, गड्ढा किया जाता है, उसमें वो झंडा गाड़ा जाता है और वो उस मेले का केंद्र बिंदु है, उसका प्रतीक है कि सालार मसूद गाजी यहां पर आया था और उसने उसकी याद में यहां मजार भी है और ये मेला जो है वो लगाया जाता है। अब एक एएसपी हैं श्रीचंद जी, उनकी बातचीत बड़ी वायरल हुई। जो लोग मेला लगाने वाले मुसलमान लोग थे, उन्होंने कहा यह आक्रांता था। इसके बादशाह, इसका जो हेड था उस महमूद गजनवी, उसने सोमनाथ का मंदिर लूटा। इनके याद में अगर आप मेला लगाएंगे तो आप देशद्रोही हैं और मेला नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। नेजा नहीं गड़ेगा, नहीं गड़ेगा, नहीं गड़ेगा। मामला अब शायद अदालत भी लेकर के जाएगा मुस्लिम पक्ष इसको लेकर के। लेकिन ये विवाद हुआ, वो मैं आपको पुलिस के बयान सुनाऊंगा। अब इस व्यक्ति का बताया जाता है कि एक युद्ध जो है वो तो महाराणा प्रताप के साथ हुआ, वो हुआ था संभल में। महाराणा प्रताप ने एक बार संभल पर जो है कैप्चर उसको कर करके वहां उनका शासन चलता था और उन्होंने भी बताया जाता है जो हरिहर मंदिर था उसमें उसको ठीक ठाक कराने का, जीर्णोद्धार का काम उन्होंने भी किया था। अब ये जो सालार मसूद गाजी है, ये बहराइच पहुंचा था। महाराजा सुहेल देव का नाम आप सुनेंगे। महाराजा सुहेल देव का नाम यूपी में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। महाराजा सुहेल देव ने इसी सालार मसूद गाजी को हराया था, लेकिन इसकी याद में बहराइच में भी मेला लगता है। तो अब योगी जी बहराइच में थे और वहां उन्होंने ये बयान दिया है कि भारत की सनातन संस्कृति का गुणगान पूरी दुनिया कर रही है और किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन हम नहीं होने देंगे। स्वतंत्र भारत में ऐसी किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं किया जा सकता जो सनातन संस्कृति को रौंदने के लिए यहां पर आया था। योगी जी की बात और वो पुलिस की बात भी। भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और इन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब लोगों द्वारा इस पर आपत्ति प्रकट की है और साथ ही बताया है कि यह नेजा मेला अब्दुल सलाम गाजी की याद में मनाया जाता है, जो कि एक लुटेरा था जिसके द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। साथ ही अनेक मंदिर विध्वंस करते हुए काफी हत्याएं की। उनकी याद में इस तरह के आयोजन का किया जाना कदापि अनुचित है। साथ ही इस प्रकार के लुटेरे एवं हत्यारे की स्मृति में इस प्रकार के मेले का आयोजन भी गलत होगा तथा इससे कानून व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव होगा। इस संदर्भ में इस मेले को रोका गया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि नफरतें मत बोइए, नफरतें मत बोइए। ये नफरत काटना मुश्किल हो जाएगा। नफरत समाज को बांटने का काम करती है। समाज अगर बंटने का काम करेगा तो निश्चित रूप से अशांति होगी। इसलिए प्लीज नफरत। अब ये विवाद है साहब, इसको आप कैसे समझे हर्षवर्धन जी?
दो बातें हैं। एक तो इतिहास में किसी व्यक्ति का नाम, यहाँ मेला लगता है उसकी याद में। अब मेला जो है उससे व्यवसाय भी लोगों का जुड़ा होता है, तो वहां दुकानें उकानें लगानी शुरू कर दी थी लोगों ने, प्रशासन ने जाकर के वो दुकानें भी जो है वो हटवा दी हैं। अब इतिहास में किसी आदमी का नाम अगर आया हुआ है तो अब जो है हम व्यावसायिक गतिविधि भी रोकें उसके नाम पर, ये उचित है? ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। नहीं, मुझे लगता है कि व्यावसायिक गतिविधि का मसला है तो मेला तो कोई भी लग सकता है। मेले पर तो क्यों सरकार रोकेगी? मेला तो लगवाने के लिए सरकारें प्रयास करती हैं। लेकिन अगर किसी एक सालार मसूद के नाम पर, और जिसको हर कोई ये जानता है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं। अब देश में हिंदू मुसलमान के बीच में कई बार जब हम देखते हैं ना, किसी छोटी बात पे एक जगह हो गया तो उस वक्त तो खबर आती, बाद में पता चलता है कि किसी ने कुछ कह दिया था, उसके आधार पर ये सब हो गया। अब आप सोचिए, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की फोटो लगाने तक पे विवाद हो जाए और वहां का प्रेसिडेंट कहे कि भाई हमारे तो नायक हैं, तो नायक तो पहले तो वो हिंदुस्तानी ही था, बाद में उधर चला गया। तो मेरा ये मानना है कि जहां भी भारत की संस्कृति के खिलाफ इस तरह का कोई आक्रमणकारी है, वैसी निशानियां नहीं होनी चाहिए। और जहां तक ये मेला है, नेजा भाले को ही कहते हैं, झंडा तो उसको अलग से कहते हैं, लेकिन नेजा भाले को ही कहते हैं। अगर वो भाला उसी तरह से है कि हम आए और हमने यहां भाला गाड़ दिया, एक आक्रमणकारी, एक आक्रांता आया, उसने भारत की जमीन पर भाला गाड़ दिया, और उस विजय को आप प्रतिवर्ष मेले के तौर पर मनाते हो, तो क्यों होना चाहिए? आप दूसरे कोई तरीके निकाल सकते हैं, और मुस्लिम पक्ष को स्वयं आना चाहिए। अगर उसकी कोई और दूसरी वजह हो तो वो बतानी चाहिए। वो वजह मुस्लिम पक्ष बता नहीं पाया। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, आक्रमणकारियों का, आक्रांताओं का महिमा मंडन भारत भूमि पर। अरे वैसे तो आप देखिए तो उसका नाम ही जो है उसी में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, सालार मसूद गाजी। गाजी की परिभाषा क्या है? जो किसी इस्लामिक युद्ध में गया हो, इस्लामिक युद्ध जिस व्यक्ति ने लड़ा हो और विजयी हुआ हो, उसको गाजी कहते हैं। अब मुझे बताइए, लेकिन ये विवाद उचित है इस वक्त होना, मेला रोका जाना? नहीं, विवाद तो मतलब कोई भी विवाद उचित नहीं होता, लेकिन ये बात सही है कि गाजी के नाम पे मेला नहीं होना चाहिए। मैं सहमत हूं इस बात से, क्योंकि अगर वो महमूद गजनवी कोई हमारे इतिहास का कोई अच्छा अध्याय नहीं है, हमारे इतिहास का काला अध्याय है महमूद गजनवी। सोमनाथ मंदिर तोड़ने से लेकर के तमाम सारे लूट के किस्से शामिल हैं। लेकिन इतने वर्षों से हो रहा है ये मेला, तो पहले तो अभी तक क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार कल्याण सिंह के जमाने से कई बार रह चुकी है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, रामप्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री रहे, मायावती जी की 3 बार सरकार बनी बीजेपी के समर्थन से, तब ये मेला नजर नहीं आया। अब अचानक मेला नजर आ गया, तो टाइमिंग का भी एक मुद्दा उठता है। अभी क्यों? अभी मतलब चूंकि 2027 से चुनाव नजदीक है, तो है। संबल भी आ जाएगा, नेजा मेला भी आ जाएगा, हो सकता है कुछ और भी मामले आ जाए। यूपी के जो 27 के चुनाव में उसी सबकी पृष्ठभूमि उसी की बन रही है। ओके सर, ठीक। अब जरा बात करते हैं व्यूअर्स, आइए उत्तराखंड की। उत्तराखंड में धामी सरकार जो है वो धड़ाधड़ अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है और बंद कर रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर एक अभी पुष्ट आंकड़ा नहीं है, कोई 100, कोई कहता है 70 मदरसे, कोई कहता है 100 मदरसे बंद किए जा चुके हैं। अच्छा, वहां पर एक मदरसा बोर्ड है जिससे संबद्ध कई मदरसे चल रहे हैं। मैं उसका आपको डेटा भी देता हूं। संबद्ध जो सरकार के सहयोग से जो मदरसे चल रहे हैं, उनकी संख्या जो है वो 500 के करीब है। और ये जो अवैध, माफ कीजिएगा, 529 मदरसे जो हैं वो अवैध रूप से चल रहे हैं, और 416 मदरसे मदरसा बोर्ड से संबद्ध हैं। और इनमें जो मदरसा बोर्ड के से जुड़े हुए मदरसों में 46,000 बच्चे पढ़ते हैं, और इससे कहीं ज्यादा अवैध मदरसों में पढ़ते हैं। अब इस पर क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसीलिए सरकार अपनी जगह पर ठीक है कि वो उन मदरसों को बंद कर रही है, लेकिन उसके पीछे एक और वजह बताई जा रही है। उसमें ये कहा गया कि ये यहां पर दूसरे और बहुत सारे राज्यों से, यूपी के अलावा बिहार से, झारखंड से, असम से, पश्चिम बंगाल से और लोगों को लाकर के, बच्चों को लाकर के यहां पर पढ़ाया जा रहा है, जो उत्तराखंड के निवासी नहीं है। और उसके बाद यहां उनके फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं, उनको यहां रखा गया है, और फिर वो यहीं बस जाएंगे। तो ये भी एक चिंता है डेमोग्राफी को लेकर के। उत्तराखंड में लगातार बात होती है कि पहाड़ों में दूर दूर तक जो है अब गांव खाली हो रहे हैं, लोग रोजगार के लिए नीचे आ रहे हैं, और वहां पर बाहर से आए राज्यों में, जिनमें अधिकांश मुसलमान हैं, वो जाकर जमीनें खरीद रहे हैं, वहां पर बस रहे हैं, वहां मस्जिदें बन रही हैं, मजारें बन रही हैं। बहुत सारी मजारों पर अभी कार्रवाई की थी, आपको याद होगा उत्तराखंड की सरकार ने 530 अवैध मजारों को वहां पर ध्वस्त किया था। तो अब ये लगातार उसी कड़ी में ये कार्रवाई चल रही है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने से बदला जाए। समीर जी।
बिल्कुल, दो प्रदेश ऐसे हैं जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जहां इस तरह की शिकायतें बहुत आ रही है कि वह अवैध रूप से एक मदरसे बनाए गए, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया। चूंकि पहाड़ी एरिया है, जंगल का एरिया है, कहीं जंगल में पहाड़ी पर मदरसा बना दिया गया, कहीं कब्जा कर लिया सरकारी जमीन पर। लंबे समय से वो चल रहा था और धामी सरकार ने कहा था स्पष्ट रूप से कि जो सरकार की नजर में है, जो सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसे, वही सिर्फ राज्य में चलेंगे। अवैध मदरसे हैं, अगर वो खुद की जमीन पर चला रहे तो सरकार से परमिशन ले, सरकार के जो नियम है कायदे उसको माने तो उन्हें परमिशन मिलेगी। और जो अवैध रूप से चल रहे हैं, यहाँ पर दूसरे के बच्चों को लाके पढ़ाया जाता है दूसरे राज्यों से, उन्हें फिर यहाँ की नागरिकता दी जाती है, फिर कहीं पे मस्जिद बना दी जाती है, और फिर जमीन पर कब्जा करने का जो व्यवसाय चल रहा है वह उत्तराखंड में नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है सर, सॉरी समय कम से रुका, मैं एक कमेंट आपका लेना चाहता हूं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया पहले, फिर मजारों पर कार्रवाई, अब मदरसों पर कार्रवाई, एक दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है धामी सरकार, और आरोप उन पर यह लगाया जा रहा है कि ये उत्तराखंड को गुजरात जैसा एक लैब बनाना चाहते हैं, एमपी जैसा हिंदुत्व का लैब। नहीं, मुझे लगता है कि लैब बनाने से ज्यादा बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। दूसरी पार्टियां बार बार अपने रुख को बदलती हैं। भाजपा अगर कहती है कि इसके लिए हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में आने पर वही करती है, और इसके लिए तो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि आप मदरसा के जो छात्र हैं उनको साइंस पढ़ाइए, मैथ्स पढ़ाइए, उसका दूसरी तरह से, अब ये तो बहुत खराब होगा ना कि एक वर्ग के बच्चों को आप वही पढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। सुनने में अच्छा लगता है कि भाई उनका मदरसा वो पढ़ाए, अच्छा भी लगता है, और ये डिबेट वहां जाएगी जो आर्टिकल 30 जो संविधान का कहता है, जो अल्पसंख्यकों के जो अलग से शिक्षण संस्थान है उन पर जो बात होती है, कहीं न कहीं जाकर करना होगा कि धार्मिक शिक्षा मतलब सिर्फ धार्मिक शिक्षा, लेकिन बाकी जो बोर्ड चलेगा वो देश में एक जैसा होना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर समय इतना ही था, विटामिन डी पूरा हुआ ना सर, लेकिन देखिए ये भी विटामिन डी लोगों को नहीं मिलता, लोग घरों के बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये काम भी हो रहा है उस बहाने। इसके लिए आभार आपका। 80% डेफिशिएंसी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्य कुर्सी में आज इतना ही, लेकिन 3 बजे आप जरूर देखिएगा हमारा एक विशेष कार्यक्रम। इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में आई थी सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जजेस, उस पैनल के साथ एक बहुत खास बातचीत दोपहर 3 बजे।